हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ दशकों में हमने बहुत ज़्यादा तरह की बीमारियां और बीमारियों के प्रकोपों को देखा। अगर बात करें जीका वायरस की, इबोला वायरस की, मंकी पॉक्स की, जो इस समय देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि इस समय देखने को मिल रहा है, पहले भी ये मौजूद रहा है। ठीक है, कोविड-19 की बात कर सकते हैं, मार्बर्ग वायरस जैसे नए वायरसेस की बात कर सकते हैं। तो ये सभी वायरस जो इस वक्त खोजे गए थे या उस समय खोजे गए थे, तो इनमें से अधिकांश वायरस ऐसे थे जिनकी खोज एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत मौजूद देशों में हुई है। तो अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि ऐसा क्या कारण रहा है या फिर ऐसी कौन सी वजहें हैं जिसके चलते अफ्रीका या फिर एशियाई देशों में इस तरह के वायरस संक्रमण जो रहे हैं या फिर इस तरह की जो बीमारियां रही हैं वे बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी हैं या फिर इनकी शुरुआत इन देशों के अंतर्गत ही होती हुई दिखाई दी है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आज का यह डिस्कशन इसी टॉपिक पर बेस्ड रहेगा, जिसमें टॉपिक है एशिया और अफ्रीका में ही क्यों देखे जा रहे हैं खतरनाक वायरस। तो जितने भी खतरनाक वायरसेस हैं, जो भी नई तरह की बीमारियां हैं, तो वो इन्हीं क्षेत्रों में क्यों देखने को मिल रहे हैं। यह इससे रिलेटेड जो डेटा है WHO का, वो भी बहुत सारी सूचना देता है। इन क्षेत्रों में कई बार ऐसे जगहों की पहचान की गई है जहां से ऐसे वायरसेस की शुरुआत हमें देखने को मिली है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि उत्पत्ति हुई या नहीं हुई, लेकिन शुरुआत वहां से देखने को मिली है। तो आज के डिस्कशन में हम इस पूरे टॉपिक को एनालाइज करेंगे और यदि ऐसा कोई सवाल आप सभी से पूछा जाता है तो एटलीस्ट आप उसका एक समझदार उत्तर देने की स्थिति में आ सकेंगे। ठीक, जो खबर है वो है व्हाई हैव अफ्रीका एशिया 300 मैनी डेंजरस वायरसेस इमर्ज रिसेंटली। तो द इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन से खबर ली गई है। तो इसमें भी आर्टिकल यही कहता है कि ऐसा क्यों है, ऐसी क्या वजहें हैं कि एशिया और अफ्रीका में ही जो भी खतरनाक वायरसेस हैं या खतरनाक वायरस या विषाणु है वे देखे गए हैं, ठीक, पिछले कुछ समय में। तो इस डिस्कशन में हम बात करेंगे प्रमुख वायरस जो कि देखे गए हैं, वायरस कैसे खोजे जाते हैं, इनके पहचान में क्या क्या समस्याएं आती हैं, सबसे ज़्यादा मामले कहाँ खोजे गए हैं, कारण क्या रहे इन जगहों पर खोजे जाने की, और एक आगे की राय सॉल्यूशन के तौर पे, और एक सवाल। मतलब बेसिकली हम इस टॉपिक में ये नहीं डिस्कस करेंगे कि कौन सी बीमारी कैसे हो रही है, बल्कि एक ओवरऑल जाकर के देखेंगे कि इन क्षेत्रों में वे कौन कौन सी वजहें हैं जिनके चलते बीमारियां फैल रही हैं। एक पूरे क्षेत्र का अवलोकन करेंगे। ये भी एक नजरिया हो सकता है, एक सवाल पूछने का एंगल बन सकता है। ठीक, यह जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्योंकि विश्व इससे जुड़ा हुआ है और विश्व का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक स्वास्थ्य दोनों ही मुद्दों से इसे जोड़ करके देखा जा सकता है। तो शुरुआत करें। कई सारे वायरसेस के नाम आपने सुने हैं, वायरसों के नाम सुने हैं, जैसे मंकी पॉक्स, कोविड-19, जीका वायरस, इबोला वायरस, मार्बर्ग वायरस। ठीक, तो इनमें से अधिकांश, सभी नहीं लेकिन अधिकांश, अगर जीका को छोड़ दें तो जो नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सभी अफ्रीका या फिर एशिया महाद्वीप से निकले हैं। उनके जो पहले केसेस है प्रथम दृष्टया उन्हीं क्षेत्रों में मिले थे। मार्बर्ग वायरस भी पश्चिमी अफ्रीकी देशों के अंतर्गत ही देखने को मिला। हमने एक सेशन में उस पर भी चर्चा की थी। तो ऐसी कौन सी वजहें रही होंगी ये जो वायरस है इन्हीं क्षेत्रों में निकले हैं, इसको देखते हैं। तो वायरस पहले समझें कि कैसे खोजे जाते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कोई वायरस से जुड़ी बीमारी आने वाली है या बीमारी आ गई है या फिर ऐसा कोई वायरस मौजूद है। तो सामान्यतः ऐसा तो नहीं होगा कि कोई वायरस बगल में बैठा होगा और हमसे हाय हेलो करेगा। किसी भी वायरस की पहचान लगभग तभी हो पाती है जब वह किसी बड़ी बीमारी का कारण बनता है या फिर कोई ऐसी बड़ी समस्या पैदा कर देता है जिसका इलाज संभवतः मनुष्यों के पास नहीं होता। तभी उस पर रिसर्च की जाती है, उसके नए स्ट्रेन्स का पता लगाया जाता है और उससे जुड़ी जानकारी हमें पता चलती है। यानी कि इससे जुड़ी जो उत्पत्ति है उसकी पहचान हमेशा सीधे सीधे नहीं मिल पाती कि सीधे कोई वायरस के बारे में हमको जानकारी मिल गई, उससे जुड़ा कोई प्रभाव सामने आएगा तब हमें पता चलेगा। तो बीमारियों के फैलने पर एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब बीमारियां फैलती हैं तब हमें उसका पता चलता है। जैसे अगर हम SARS-CoV-2 की बात करें, ठीक, जो कि एक कारण था कोविड-19 का, आप सभी लोग जानते हैं। इस पर लगभग इतनी बात हो चुकी है कि सामान्य लोगों ने भी एक तरह से इस पर PhD कर ली है। ठीक, मतलब उस सेंस में नहीं, लेकिन इससे जुड़ी लगभग हर जानकारी इस वक्त लोगों के पास है ही। ठीक, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि चीन के वुहान प्रांत से, उसके हुआनन सी फूड मार्केट से यह वायरस फैला होगा, ऐसी कुछ रिसर्च बताती है। हालांकि आधिकारिक रूप से चीन ने जब इस पर जांच करने की बात आई थी तो जांच की मंजूरी नहीं दी थी, क्योंकि चीन को भी इस बात का डर था कि इसके बारे में फिर खुल करके बातचीत सामने आ जाएगी। एक तो
तब पता चला जब वुहान से ये बीमारी फैली, चीन के अंदर फैली, फिर चीन से बाकी देशों में ये बीमारी फैलती चली गई लोगों के यहां से वहां जाने पर। ठीक, दूसरी एक बात इस वायरस को लेकर के एक खास जो वैज्ञानिक जगत के मन में बैठी हुई है वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि इस वायरस को प्रयोगशाला में विकसित किया गया हो। बहरहाल ये थोड़ी सी अलग बात है इस टॉपिक को लेकर के, लेकिन अगर ये हुआ भी होगा उसके बावजूद जो शुरुआत है वो चीन से ही देखी गई है कोविड-19 की। तो एक तरीका तो ये हुआ पता करने का कि जो वायरस है वो कहां से निकला, जहां से उसका पहला या दूसरा मामला देखने को मिला होगा। ठीक, एक प्रोफेसर है मार्लिन रूस सिंह जो कि पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से आते हैं। उन्होंने कुछ जानकारी दी है कि कैसे इसकी खोज हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि नई वायरल बीमारी की पहचान करने के लिए सबसे पहले तो जैसे ही उस पर स्प्रेड शुरू होगा तो हमें व्यापक फील्ड वर्क करने की जरूरत होगी कि कहां से आया, उसका केस कहां से निकला, पूरा एक ट्रेसिंग करनी होगी उसको लेकर के। उसके बाद लैब में उसके जो सिम्टम होंगे उनको जांचना होगा, लैब में परीक्षण करना पड़ेगा। लगभग जो परीक्षण होंगे पूरी तरह से लैब पर ही निर्भर होंगे। तब ऐसा हो सकता है कि हमें एक नया वायरस मिल जाए, नए वायरस या नए तरह की बीमारी का पता चल सके। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पुराना ही कोई कारण मौजूद रहा हो। तो नई वायरल बीमारी की पहचान में भाग्य का भी संयोजन है, ऐसा ये कहती हैं। ठीक, इसके अलावा तो जब पता चला कि वायरस कौन सा है और इसकी जानकारी के लिए उसके आनुवंशिक डेटा की डिकोडिंग की गई, तब फिर और जानकारी मिली कि किस मूल का है, किस तरह के वायरस से संबंधित है। जैसे अगर हम SARS-CoV-2 वायरस की बात करें तो जो सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस है जो उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है, तो पता चला उस फैमिली का तो हो सकता है लेकिन उसके स्ट्रेन में कुछ परिवर्तन हो गया है। तब पता चला कि एक नई बीमारी हो सकती है। ठीक, और इसकी संभावित उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिल सकती है, ऐसा इनका कहना है। उसके अलावा पहचानने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। पहली बात तो यह है कि कई वायरस प्रकृति में अपने आसपास के जीवन को नुकसान पहुंचाए बिना ही मौजूद रहते हैं। मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे कोई वायरस मौजूद है और एक लंबे समय तक पता नहीं चलेगा। ठीक, तभी हम देखते हैं कि अचानक से कोई वायरस सामने आ गया, तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो अचानक से 2-3 दिन पहले ही कहीं से आया, ऐसा नहीं है। वो प्रकृति में हमेशा से मौजूद रहा होगा, काफी लंबे समय से रहा होगा। लेकिन जब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से वो वायरस एक्टिवेट हुआ या फिर कांटेक्ट में आया इंसानों के, तब उसके बारे में पता चला कि ऐसी कोई समस्या इंसानों में स्वास्थ्य से जुड़ी पैदा कर दी है उसने। ठीक, यानी कि कुछ रोग ऐसे हो सकते हैं जो जूनोटिक रोग कहलाते हैं। जूनोटिक रोगों की अगर हम परिभाषा देखें तो ऐसे रोग जो कि जीव जंतुओं से इंसानों में और इंसानों से वापस जीव जंतुओं में ट्रांसमिट हो जाएं। और जीव जंतु कौन से? वर्टिब्रेट, कशेरुकी प्राणियों की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इन्हें हम कहते हैं जूनोटिक बीमारियां। ठीक, जैसे कि कोविड-19, मंकी पॉक्स, एबोला, प्लेग या रेबीज। ठीक, चूहों से हो सकता है, घोड़ों से हो सकता है। कोविड-19 ऐसा माना जाता है कि शायद चमगादड़ से हुआ होगा, जैसे मार्बर्ग वायरस के लिए माना गया है कि फ्रूट बैट से उसकी शुरुआत हुई होगी इंसानों के संपर्क में आने पर। इसके अलावा एक समस्या ये है कि जो इंसान और जिन जीवों को वो खाते हैं उनकी स्थिति बहुत अनिश्चित रहती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली के अंतर्गत मिला जिसको कोई बीमारी पाई गई, ठीक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह बीमारी जो उसको लगी थी या जो वायरस से वह संक्रमित हुआ था वो वायरस दिल्ली में ही रहा हो, क्योंकि वह इंसान कहीं से चल करके आ गया होगा। या फिर उसने जिस चीज का सेवन किया, मान लीजिए उसने कोई ऐसी चीज खा ली, किसी जीव का मांस खा लिया, उसके बाद वह जो जीव संक्रमित था जिसके मांस को खाने की वजह से उसको ऐसी बीमारी से वह प्रभावित हुआ, तो वो कहां से आया था, उसको संक्रमण कहां से लगा। इसलिए इनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनकी पहचानने में समस्याएं ये आती हैं कहां से ये आया होगा। ठीक, अब बात करें कि सबसे ज्यादा मामले कहां खोजे गए हैं, तो WHO की डिजीज आउटब्रेक न्यूज इसके बारे में कुछ जानकारी देती है। इसमें बताया गया है कि जनवरी 2021 से आज तक का जो डेटा है वो बताता है कि विश्व स्तर पर चिंता के ज्ञात और अज्ञात दोनों ही स्तर के रोगों के मामले में जो नंबर 1 देश पाए गए हैं वो एशिया और अफ्रीका के ही देश रहे हैं। ठीक, इसके अलावा 2001 से 2011 और 2012 से 2022 के बीच में जब तुलना की गई तब पता चला कि अफ्रीका में जूनोटिक प्रकोपों की संख्या में 63% की वृद्धि हो चुकी है इस एक दशक के बीच में। ठीक, मतलब 2001 से 2011 की जब तुलना की गई इन वर्षों से, तब पता चला कि 63% रोग बढ़ गए हैं यहाँ पर अफ्रीका में। इसके अलावा पश्चिमी अफ्रीका में जूनोटिक बैट
वायरस का सबसे अधिक जोखिम भी बना हुआ है। अभी हमने मार्बर्ग वायरस की बात की थी, वो इसी से संबंधित है। इसके अलावा उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया भी इस तरह की बीमारियों के हॉटस्पॉट के रूप में सामने आए हैं। मतलब ये जो रिपोर्ट है WHO ने ही बताई है। जो भी समस्याएं आती हैं पहचानने के, हमने उन समस्याओं से आगे बढ़ते हुए फिर जब पहुंचेंगे तब फिर ये डेटा सामने आता है कि सही तरीके से पता चले। अब क्या कारण हो सकते हैं कि इन क्षेत्रों में ऐसी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, जो मेन टॉपिक है हमारा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की स्थितियों के कई कारक हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अफ्रीका या फिर एशिया महाद्वीप इस चीज को लेकर के एकदम स्थिर हो चुका है, यहां पर ही बीमारी होगी ही होगी, ऐसी बात नहीं है। प्रमुख समस्या आती है वहां की जो भौगोलिक दशाएं हैं उसके अनुरूप जो वहां पर मौजूद जीव हैं, यानी इंसान हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध स्थापित हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए कि बीमारी का आउटब्रेक अभी तक जो नहीं हो रहा था तो अचानक से कैसे होने लगा। तो सबसे बड़ी बात है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों का जानवरों के संपर्क में आना। कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जीव जंतु मौजूद हैं और वे अब इंसानों के संपर्क में लगातार आते जा रहे हैं। इसकी कई वजहें हो सकती है, जैसे कि उनसे संबंधित जो क्षेत्र रहा होगा जीव जंतुओं का, जब उसका सफाया किया जा रहा है तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि प्रजातियां एक दूसरे के संपर्क में और ज्यादा आती जा रही हैं। ठीक, तो इससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। दूसरी बात, जो जीव जंतु मौजूद हैं वे संक्रमित होते हैं तो उससे बहुत तेजी से ऐसा जो खतरा है, जो स्थितियां हैं वे पनपने लगती हैं, क्योंकि जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप में बहुत मजबूत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश कौन से हैं, जो विकासशील हैं या फिर अल्प विकसित है। तो इन क्षेत्रों में, इन देशों में जो स्तर है स्वास्थ्य का वो भी बहुत मजबूत नहीं है। जो जीव जंतु मौजूद है, अगर किसी का कोई पालतू जानवर ही मौजूद है, कोई कुत्ते की ही बात करें, तो जरूरी नहीं कि उसको टीके लगाए गए होंगे। तो ये भी एक बड़ी समस्या हो सकती है कि उससे जैसे ही कोई नुकसान होता है, जैसे कोई खरोच लगती है तो बीमारी हो सकती है, या फिर वो कहाँ पर घूम फिर के आए हैं इसके बारे में भी अधिकांश रूप से जानकारी नहीं मिल पाती। ठीक, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में वो ट्रांजिशन फेज चल रहा है डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जैसा एक दौर हमने यूके के समय में देखा था। तो यूनाइटेड किंगडम में जब औद्योगिकीकरण का दौर चल रहा था 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास, तब भी वहां पर ऐसी ही परिस्थितियां देखने को मिली थी। तब भी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर औद्योगिकीकरण का संबंध सीधे सीधे इससे जुड़ रहा था। जो लोग वहां पर कामगार थे वो बहुत ज्यादा बीमार हो रहे थे, जैसे हैजा है, ठीक, चेचक है, इस तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि यही संक्रमण काल अभी इन देशों में भी देखने को मिल रहा है, ये एक थ्योरी कहती है। ठीक, इसके अलावा जो यात्राएं हैं, आज के समय में यात्राएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और लोगों की पहुंच एक दूसरे के साथ विकसित हो रही है। दूसरी बात, भूमि का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं उसका पैटर्न बदलता जा रहा है। विकसित देशों ने तो एक चीज को आगे चल करके स्थित कर लिया, लेकिन अभी यहाँ पर विकास जारी है। इसके अलावा जो जैव विविधता है उसके क्षेत्रों का सफाया हो रहा है, अभी हमने बात की। इससे जो अंतर प्रजातीय संबंध है, एक दूसरे से मिलना जुलना है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा शहरीकरण और जो फूड की हैबिट है वो बदलती जा रही है। खाने पीने का जो सामान्य तरीका पहले मौजूद था, चीन जैसे देशों में बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलती है जहां पर किसी भी तरह के जीव जंतु को खाने की स्थितियां वहां पर देखी जाती हैं। कोई भी उठा के कुछ भी खा लेते हैं। ठीक, मतलब ये कोई आरोप वाली बात नहीं, लेकिन जो सामान्य ट्रेंड है, ऐसा कई सारे रिसर्चर्स ने भी ऐसी बात कही थी कि वहां पर जो खान पान की प्रकृति है वो बहुत ज्यादा इस चीज को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा युद्ध की स्थितियां, ठीक, सामाजिक उथल पुथल और जलवायु परिवर्तन जैसे कारण हो सकते हैं। अगर हम एशिया के कारणों को देखें तो एशिया में चूंकि घने जंगल मौजूद हैं और वन्य जीवों का उपभोग करने की संस्कृति बहुत ज्यादा है। वही चीन वाला उदाहरण हम यहाँ पर लेंगे। जैसे कि वन्य जीवों का उपयोग किस लिए किया जाता है? भोजन के लिए और पारंपरिक चिकित्सा के लिए। तो भोजन जब वन्य जीवों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है, यानी कि वन्य जीवों का उपभोग, कंजम्पशन किया जाने लगा है, उसमें बंदर को भी खाया जा रहा है। ऐसा कहा गया है कि चमगादड़ भी वहां पर बिकते हैं। तो एक वेट मार्केट नाम का मार्केट आप जानते हैं, जहां पर मछली वगैरह बिकती है, मछली है या फिर अन्य तरह की जीव जंतु, मुर्गा हो गया या फिर बकरा हो गया। ठीक, तो इस तरह के वेट मार्केट्स में जब बहुत सारे जीव जंतु अलग अलग तरह के एक साथ रख दिए गए हैं और उनकी जो पैकिंग है वो भी एक ही तरह से की जा रही है, एक ही थैले में की जा रही है, तो इसका भी प्रभाव हो सकता है कि ये संक्रमित रहा हो, इससे इसमें हो जाए, इससे इसमें हो जाए, जो इसको लेकर के गया उसमें हो जाए, फिर बाद में पता चला कि इसमें संक्रमण था लेकिन असली संक्रमण तो इसमें था।
तो ऐसा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकती है। और ये कारण भी है कि इस तरह की चीजों से संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैलना शुरू हो गया है, खासकर जूनोटिक डिजीजेस के मामले में। जैसे एक चार्ट में अगर हम इसको देखें तो ऐसे जीव जंतु जो इनसे प्रभावित हैं, ठीक, उनसे ये फैलेगा आगे चल करके दूसरे तरह के जीव जंतुओं में, खाद्य पदार्थों में, जानवरों में, पालतू जानवरों में, फिर उनके संपर्क में आएंगे इंसान, ठीक, वे भी इससे संक्रमित होंगे। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के बाद उनके बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो एक पूरा का पूरा चार्ट है इससे रिलेटेड, मतलब कि ये पूरा एक जो ट्रांजिशन है सभी जीव जंतुओं के बीच में, वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है अलग अलग तरह की गतिविधियों और जीवन जीने के तरीकों के वजह से, जो इस वक्त बदलता जा रहा है, ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल है कि आगे की राह क्या हो सकती है, इस पर भी हम रिसर्च और फिर जो WHO है उन्हीं के स्टैंड पर बात करेंगे। तो बीमारी फैलने के जो कारण हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है और इन कारणों पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक हम किसी समाधान पर नहीं पहुंच पाएंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकले। तो जो ट्रेंड्स हैं अभी हमने जिनकी बात की कि एशिया या अफ्रीका में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये और बढ़ सकते हैं, विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं। तो सॉल्यूशन एक जो दिया गया है वो है वन हेल्थ अप्रोच, वन हेल्थ दृष्टिकोण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण का स्वास्थ्य, मनुष्यों का स्वास्थ्य और जीव जंतुओं का स्वास्थ्य, ये तीनों ही चीजें अलग अलग हमें नहीं देखनी चाहिए, ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इन्हीं जब तीनों का स्वास्थ्य हम एक तरह से करके देखेंगे तब पता चलेगा कि ये केवल वन हेल्थ वाली बात आएगी। यानी कि अगर हम इनके स्वास्थ्य को अलग अलग करके देखेंगे तो हम यहाँ पर इलाज करते रहेंगे, बीमारियां यहाँ से आ जाएंगी, ठीक, इसको स्वस्थ नहीं रखेंगे तो बीमारियां यहाँ से आ जाएंगी, ठीक, यहाँ से आ जाएंगी। तो हमें एक अप्रोच जो डेवलप करनी है वो ऐसे ही करनी है कि हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें, वन्य जीवों को भी सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। अगर हम इसको एक वायु प्रदूषण से जोड़ करके देखें, वायु प्रदूषण का उदाहरण लें, तो ये बात आप जानते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित करने से इसका जो नुकसान है वो वापस मनुष्य को ही होगा। यानी कि अगर हम ये कहें कि जो उत्सर्जन है उससे हमें क्या दिक्कत है, वो तो पेड़ पौधों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, मान ली पेड़ पौधे काट दिए हमने, उससे हमें क्या दिक्कत है, लेकिन जो हवा मौजूद थी वायुमंडल में उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? वापस से मनुष्य पर पड़ेगा, वापस से जीवन पर पड़ेगा। इसलिए जो पूरा एक इकोसिस्टम है वो आपस में जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग अलग नहीं है। उसी का एक उदाहरण इससे जोड़ करके हम देख सकते हैं। और जब आप किसी उत्तर को लिख रहे होंगे तो इन बातों का बहुत महत्व होता है, आप इन बातों को जरूर लिखेंगे, ठीक। तो जो मानव गतिविधियों का प्रभाव है हमें इसको देखना होगा, वन्य जीवों का या फिर प्रकृति का जो अत्यधिक दोहन है उससे बचना होगा और समय समय पर इनकी निगरानी भी करनी होगी। WHO के डायरेक्टर जनरल ने भी ये सिफारिशें की हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल देखें। सवाल है, विगत कुछ दशकों में ऐसा देखा गया है कि उभरती हुई नई बीमारियों के अधिकांश शुरुआती मामले एशियाई और अफ्रीकी देशों में ही पाए गए हैं। इससे जुड़े कारणों पर विचार करते हुए समाधान के उपाय सुझाइए। 250 शब्दों में ये बहुत ही आसान सा सवाल है जिसको आप फ्रेम करने का प्रयास एक बार जरूर कर सकते हैं, ठीक। आज के सेशन में इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।